विनय सिंह आए हैं। हाँ जी भाई, विनय भाई। हाँ, आजाद जी, न्यूटन जी, अमित जी, नमस्कार नमस्कार आप लोगों को। और हाँ अभी नमस्कार, मैं आप नमस्कार बताइए भाई। भाई। आजाद जी, अभी मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, तो आपने वो जो आज कंट्रोवर्सी हुई है, हुँ, उस पे आपने कुछ बोला था, तो हुँ। उस पे बात कर सकते हैं क्या? कौन-सी कंट्रोवर्सी? जो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़ के पूरा ट्विस्ट करके जो उसका एडवर्टाइज़मेंट करा जा रहा है। बताओ क्या बात करोगे? देखिए, उसमें अगर आपने पूरा स्टेटमेंट सुना हो, तो उन्होंने ये हुँ, बोला कि अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर कौन लोग कर रहे हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस वो कांग्रेस है जो हमेशा अंबेडकर जी के खिलाफ रही। और 100 बार उन्होंने तो एनकरेज करा कि आप तो 100 बार और नाम लो, लेकिन अंबेडकर जी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो तो करो। और उन्होंने एंड में ये बोला, ये अंबेडकर, अंबेडकर इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उन्होंने कांग्रेस वालों को बोला है पार्लियामेंट में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंबेडकर को सही में मानने वाले ज़्यादा आ गए हैं पार्लियामेंट में। क्योंकि आप जितने भी एमपीज़ और एमएलएज़ देखोगे, हमारे एसटी, एससी और ओबीसी समाज से सबसे ज़्यादा बीजेपी से हैं। अभी उड़ीसा में भी पटनायक जो ब्राह्मण हैं, उनको हटा के एक ट्राइबल जो हमारे हैं मोहन मांझी जी को बनाया उनने सीएम। तो अगर कोई एंटी दलित वाली बात होती तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों करती? और सेकंडली, अगर आप खाली वर्ड्स को और सिंबल्स को एक पैमाना मानना चाहते हैं, तो अभी 2018 में अलीपुर में जब नेशनल मेमोरियल ऑफ अंबेडकर जी का इनॉग्रेशन हुआ था, तो अंबेडकर जी के जो 5 साइट हैं, उसको तो पंचतीर्थ बोला था मोदी जी ने। तो अगर जब आपको वर्ड्स को खाली एक पैरामीटर मानना है, तो अब इन सब चीज़ों को भी तो देखिए कि अमित शाह जी ने क्या-क्या बोला पार्लियामेंट में, कि हम तो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम सबसे ज़्यादा नंबर में आ गए हैं पार्लियामेंट में। तो उस बात को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? और एक स्टेटमेंट जो कांग्रेस के ऊपर टॉन्ट मारा था कि आप अम्बेडकर, अम्बेडकर खाली ऐसे हॉलो स्लोगन्स की तरह बोलते हो, तो उस बात को आप पलट के क्यों इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ से पता किया आपने? अमित शाह जी जो है उस संघ के प्रचारक रहे हैं। आपकी हाँ जी, बात रहे हैं। मैंने पूरी मतलब पूरे पेशेंस से सुना, तो मैं उम्मीद करता हूँ विनय भाई आप भी सुनेंगे। जी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अमित शाह जी के मुंह से ये बातें क्यों सही नहीं लगती। ये घड़ियाली आंसू हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नाम को जिस तरह से भारत के गृह मंत्री ने, देखिए अमित शाह कोई नहीं है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री का जो ऑफिस है वो एक रिस्पेक्ट कमांड करता है। मुझे नहीं लगता है कि संसद में खड़े होके एक ऐसी संस्था से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति, खुद अमित शाह, जिन्होंने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, आरएसएस ने हमेशा ही जो जहर है वो उगला है। अमित शाह जो है वो बार बार सावरकर को बहुत ही बड़ा बताते हैं। हम थोड़ा सा इतिहास के आईने में तथ्यों को थोड़ा जान के देखते हैं कि हकीकत क्या है। और ये अमित शाह जैसे व्यक्ति को, जो कि खुद आरएसएस के प्रचारक हैं, वो क्यों नहीं शोभा देता। और संविधान पे बात करने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सबसे आखिरी में होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान को कभी भी अपना नहीं माना। तो देखिए दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर की किताब है विमेन इन मनुस्मृति, सावरकर समग्र में ये छपी हुई है। उसके पेज नंबर 416 में सावरकर जो है ये कहते हैं कि भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वो शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है, और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बन गया है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारी राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है। ये कहने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर अपनी किताब विमेन इन मनुस्मृति, जो कि सावरकर समग्र में आज भी उपलब्ध है, पेज नंबर 416 में। तो अमित शाह जो हैं, आपने अक्सर उनके खुद की बैठक में उनकी फोटो देखी होगी कि पीछे विनायक दामोदर सावरकर जो हैं उनकी फोटो वो लगा के रखे हैं। अमित शाह ने जब गृह मंत्री के तौर पे ओथ लिया था ऑफिस का, तब उन्होंने संविधान की शपथ ली थी। और ये इनका दोगलापन जो है, ये इनका दो मुहा चेहरा जो है, ये हमें सामने दिखाई देता है
कि एक तरफ ये सावरकर जैसे व्यक्ति को अपना हीरो मानते हैं, जो कि भारत के संविधान के बारे में ये कह रहा है कि ये तो बहुत ही बुरा है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, और मनुस्मृति जैसी कचरा किताब की तारीफ कर रहा है विनायक दामोदर सावरकर। हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति में औरतों और बहुजन वर्ग के लिए कितनी अमानवीय बातें लिखी हुई हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आज शायद मनुस्मृति को छोड़ के कोई और किताब होगी जो सर्कुलेशन में है जिसमें इतनी इनह्यूमन बातें लिखी हुई है। ऐसे व्यक्ति को अपना हीरो मानने वाले अमित शाह के मुंह से डॉक्टर अंबेडकर का नाम बिल्कुल नहीं सूट करता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाए जाने के बाद आरएसएस के अंग्रेजी मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के संपादकीय में शिकायत की कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लाइकरगस या फारस के सेलोन से बहुत पहले लिखे हुए हैं। आज भी मनुस्मृति में वर्णित उनके कानून दुनिया भर में प्रशंसा का विषय हैं और सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता को प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने जब यह दावा किया कि मनुस्मृति की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती तो किस तरफ इशारा कर रहा था? वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अपने लेखन में मनुस्मृति के बीच वैचारिक संबंध को उजागर किया था, जिसने बदले में एडोल्फ हिटलर को प्रेरित किया। आरएसएस के नेता बदले में हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरित थे। चलिए और आगे चलते हैं। आज भी अमित शाह ने एक झूठ बोला कि 370 के कानून के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। यह बात बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र, इसमें कुछ भी नहीं है जिसे हमें अपना कहा जा सके। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में इस बात का एक संदर्भ भी है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और हमारे जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? ये कौन लिख रहा है? गोलवलकर अपनी किताब में लिख रहा है। ये गोलवलकर कौन है? ये आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक हुए हैं 1940 से लेके 1973 तक। हेडगेवार के बाद में गोलवलकर ही आरएसएस के सरसंघ चालक बने थे। ये वही आरएसएस है जिसके प्रचारक के तौर पे हाफ पैंट पहन के अपनी जवानी के दिनों में अमित शाह ने हिंदू राष्ट्र होने का सपना देखा था। ये बात कहां लिखी उन्होंने? बंच ऑफ थॉट्स पृष्ठ 238 में। आगे गोलवलकर ये कहते हैं, इनकी किताब है हिंदू राष्ट्र में लिंक, आरएसएस महिलाएं विचारधाराएं, पृष्ठ 124 में गोलवलकर लिखते हैं, अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार लाने का प्रयास किया गया जिससे महिलाओं के लिए विरासत और अन्य अधिकार सुनिश्चित हो सकें। आरएसएस हिंदू कोड बिल विरोधी समिति का हिस्सा था। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने, शायद 1 साल पहले ही नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लाते समय अपने आप को देश का सबसे बड़ा महिला समर्थक कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, गोलवलकर खुद लिख रहे हैं कि आरएसएस हिंदू कोड बिल विरोधी समिति का हिस्सा था। इसे किसने पेश किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। ये गोलवलकर खुद ही कह रहा है। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने बिल की निंदा की। एक वक्ता ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम कहा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्लियामेंट भवन की ओर मार्च किया और हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए। किस दिन? 11 दिसंबर 1949 के दिन आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा आयोजित की जहां पे हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया। इसे हिंदू समाज पे परमाणु बम कहा गया और
उसके बाद पार्लियामेंट तक इन लोगों ने मार्च किया और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के इन लोगों ने पुतले जलाए। किसने किया? आरएसएस ने। आरएसएस का प्रचारक कौन रहे हैं हाफ पैंट पहन के? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये बात कहां पे आई है? रामचंद्र गुहा के भागवत के अंबेडकर, इंडियन एक्सप्रेस 10 दिसंबर 2015 को इनका लेख छपा है, ये बात वहां पे आई है। चलिए थोड़ा सा इतिहास को हम और सही ढंग से खंगालने की कोशिश करते हैं और हम सीधे चलते हैं। प्लीज विनय भाई, मैं आपसे बात अब नहीं कर रहा हूं, मैं अब अपने लोगों से बात कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। चलिए देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सावरकर के क्या थॉट्स रहे हैं। वैसे अंबेडकर के प्रति सावरकर के सम्मान का उदाहरण, सो कॉल्ड सम्मान का उदाहरण सावरकर समग्र में ही जगह जगह मिल जाता है। सावरकर ने अपने लेख में लिखा कि बौद्ध धर्म स्वीकार करके तुम असहाय हो जाओगे, अतः डॉक्टर अंबेडकर नाम का व्यक्ति भिखारी अंबेडकर, भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी भी हिंदू को किसी तरह का सूतक नहीं लगने वाला है। न हर्ष न विमर्श, जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। ये कौन लिखा है? सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ यही नहीं रुकते, बेहद अपमानजनक भाषा में लगातार अंबेडकर की खिल्ली उड़ाते हैं और दलितों को धमकाते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता कभी जाएगी ही नहीं। ये जो बड़बड़ अंबेडकर आजन्म करते आए हैं, ये इतनी ही झूठ उतनी ही कुटिल है। इसीलिए हरिजनों में से चमार, मांग, धोर आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वो भी उपर्युक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर डहे बिना नहीं रहेगा। ये हमारे महार बंधु अच्छी तरीके से जान लें कि अगर वो हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी और उन्हें अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। यह आश्चर्यजनक है कि बौद्ध धर्म को हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल करने वाला सावरकर बाबा साहब के बौद्ध हो जाने की आशंका से इतना व्यथित हो गया। असल में सारा मामला बस इतना है कि अंबेडकर के आंदोलन से सावरकर सशंकित थे और एक दौर में उन्हें अपने साथ भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इनके झांसे में नहीं आए। तो भाई दूसरी बात यह है, इसमें गलती अमित शाह की नहीं है, आजाद, मैं ये मानता हूं, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है उसी स्कूल में रहने, उस स्कूल में जो उसे सिखाया गया है उसी को वो बोल रहा है। इसमें गलती अमित शाह की नहीं है। इसमें गलती दरअसल उन SC ST सांसदों की है जो भाजपा के हैं। मुझे लगता है उन्हें अपने अंदर में थोड़ा झांकना चाहिए और उन्हें तुरंत ही भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी तरीके से अमित शाह जैसे लोग जो हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस तरह की बात कर सके। उन्होंने ये कहा कि इतना नाम लेने से 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। यानी ये वो हिंदू धर्म के लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने दरअसल अपने ही हिंदू धर्म में रहने वाले भाइयों के, बहनों के जो बहुजन वर्ग है, उनको जीते जी नरक दिखाया है, नरक। और अब कह रहे हो कि भगवान का नाम ले लेते इतना तो स्वर्ग मिल जाता। भाई इस दुनिया में तुम उनको नरक दिखा रहे हो यार। आज भी घोड़ी चढ़ने पे दलित भाई हमारा मारा जाता है। अंग्रेज आके कानून बनाया है तो सती प्रथा बंद हुई है, नहीं तो हमारे यहाँ औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल अमित सर, बहुत सही कहा। ये जो सच्चाई है इनसे भागना नहीं चाहिए। बस एक सेकंड आजाद, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ये जो सच्चाई है इनसे भागना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जैसे जो लोग हैं जो कि इनका साथ देते हैं, और भाजपा में जो भी SC ST वर्ग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको तुरंत बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह के इस बयान से दरअसल उस आदमी के अंदर का जो जहर है वो सामने आ गया। देखिए कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या सलीके से उसने बोला है भाई। देखो उसकी जो सवाल मानसिकता थी ना वो वहां पे एकदम झलक के बाहर आई। ये क्या अंबेडकर 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 करते रहते हो बोला, 7 बार बोल दिया उसने।
क्या अम्बेडकर 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 करते रहते, भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई तुम्हारे स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, इस दुनिया में बहुजन वर्ग को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यही दिला दो यार, इतना ही कर दो, स्वर्ग नहीं चाहिए। यहाँ पे यहीं पे मेरी दलित बहनों के साथ में दुष्कर्म ना हो, उन्हें इंसान जैसे जीने का अधिकार मिले, ये चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। स्वर्ग नरक क्या उखाड़ लेंगे हम। जी आजाद। आजाद जी मैं बोल लूं थोड़ा? जी बिल्कुल। अच्छा विनय भाई, दूसरी बात मैं ये चीज कंप्लीट कर लूं। आपने जो कहा ना, अमित सर ने बिल्कुल देखो असलियत ही बता दी, पूरा इतिहास ही खंगाल के बता दिया। ठीक है। और आज का जो भाषण है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अमित सर ने कंक्लूड कर दिया है और बता भी दिया है कि भाई देखो इनकी मानसिकता क्या है। और आप जो कह रहे थे कि भाई लोगों को मतलब ये ना कि समझ नहीं आया, उन्होंने तो ये कहा वो कहा, अक्सर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये चीज कही है इस चीज को लेकर कि जो अमित शाह ने भाषण दिया है ना, उसमें गलत क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसलिए। मतलब देखो, अब कुछ लोग यही फैला रहे हैं कि भाई उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन असल में बात ये है कि ये भले उन्होंने दूसरी पार्टियों को नसीहत दी हो, ठीक है, या वो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन असल में यहाँ पर उन्होंने जो कहा ना कि अभी एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कई बार उन्होंने बोला ये, इतना कि अगर इतना ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मतलब इस वक्तव्य को देखिएगा ना, बाबा साहेब को कंपेयर किया जा रहा है किससे, कि अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्मों तक। भाई अगर उनको सच में बाबा साहब का सम्मान होता, तो इसकी जगह वो, इस भाषण में बाबा साहब का नाम तो वैसे नहीं आना चाहिए था, और बाबा साहब का नाम अगर आता है तो फिर अगर वो इस तरीके से अगर कुछ बोल रहे होते कि भाई अगर इन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा होता, उनकी विचारधारा को फॉलो किया होता, तो ये देश की स्थिति और अच्छी सुधर सकती थी। तो समझ में आता है कि भाई बाबा साहब की रिस्पेक्ट में बोल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला कि अंबेडकर अंबेडकर इतना कर लिया, अगर इतना ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यानी कि यहाँ पर ये जो तुलनात्मक जो पंक्ति है, भाई इसमें घोर असम्मान दिख रहा है बाबा साहब का। और ये बात विनय भाई आप जैसे लोगों को नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो अमित शाह ने किस संदर्भ में इस चीज को बोला, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, क्या विषय है ना, और क्यों बोला, क्या हेतु था इसका। ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलना आपस में, ये स्वयं में विरोधाभासी है। ठीक है। और इसमें पार्टियों की लड़ाई हो या विचारधाराओं की लड़ाई हो, इसमें ईश्वर की बात आनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर सीधे अ, सीधे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति घोर द्वेष दिख रहा है अमित शाह का। ठीक है। और दुर्भावना झलक रही है। और ये बात अगर मैं आपको समझ में नहीं आई तो आप इसको दोबारा से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अमित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा वैसे ना दिया है। आजाद, ये जो आप कह रहे हो उसी बात को सेकंड करते हुए मैं एक और भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई। अमित शाह जिस संस्था से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जो बिलोंग करते हैं, आरएसएस से, मैंने गोलवलकर और सावरकर के जो वक्तव्य हैं संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, क्या अमित शाह के अंदर में इतनी रीढ़ की हड्डी बाकी कि वो संसद में खड़े होके इन बातों के लिए माफी मांग सकें कि वो सावरकर और ये इन्होंने जो कहा मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, कर सकते हैं अमित शाह? आजाद जी अब मैं तो थोड़ा बोलने का मौका देंगे? यार ईडी का डर हम्म। दिखा के ना देश की राजनीतिक सत्ता पे को हथियाना एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन सच का नहीं। सामना करना और भारत के गृह मंत्री होते हुए संविधान की शपथ लेके जो गृह मंत्री आप बने हो, और आप मतलब कितना बड़ा ऑफिस होता है होम मिनिस्ट्री का, और मैं पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी आइडियोलॉजी है, मैं ऐसा मानता हूं भाई कि आप जिस संस्था से आते हैं वहां पे इस तरह की बातें हुई हैं, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता ना कि किस हिस्से को काटा गया किस हिस्से को नहीं काटा गया। क्या आरएसएस के अंदर सावरकर सावरकर करने का फैशन नहीं है? क्या हिंदुओं ने जय श्री राम करके दंगे फसाद नहीं किए हैं? क्या वो फैशन में नहीं था? क्या आजकल ये फैशन में नहीं है कि हर मस्जिद के अंदर इनको अपना मंदिर खोजना रहता है उसके नीचे में? क्या ये चीजें फैशन में नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कपड़े से पहचानना है किस आदमी को, इसको फैशन में नहीं लाया है?
खड़े होके झारखंड में चुनाव सभा के दौरान? तो ये तो बात ही नहीं है ना विनय भाई कि वो उस हिस्से को काटा गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। बात ये है यार कि भेड़िया जो है वो भेड़ की खाल पहन ले लेकिन हाउ हाउ करना नहीं छोड़ेगा, बात ये वाली है। हाँ विनय भाई आजाद जी। बोलिए अब आप। हाँ, थैंक यू अमित बोलिए जी। बोलिए। आजाद भाई, अमित जी ने जो मनुस्मृति वाला बोला वो शायद किर्लोस्कर मैगजीन है 1933, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आज के अमित शाह जी के स्टेटमेंट पे आता हूँ। अमित तिवारी जी बोल रहे हैं कि भेड़िया की खाल है और अंबेडकर के खिलाफ है, लेकिन आप एक्शंस देखिए। उड़ीसा में एक ब्राह्मण सीएम को लात मार के हटा के पटनायक जी को मोहन मांझी को बनाया गया। एमपी में नेक्स्ट नंबर नरेंद्र मिश्रा जी का था, जो होम मिनिस्टर थे पहले, उनका था सीएम बनने का, लेकिन उनको दरकिनार करके मोहन यादव जी को बनाया गया। हरियाणा में सैनी जी को बनाया विनय गया। भाई ये तो सब ये छोड़िए, एक्शंस। ये देखिए ये सब ना राजनीतिक मजबूरियां होती, छोड़ दो आप ये सब, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं, मनुस्मृति अच्छी किताब है कि बुरी किताब है? अमित जी प्लीज थोड़ा सा मुझे एक बार बोलने दीजिए, नहीं फिर मैं मैं आपके ये सारे जानना जवाब। चाहता हूं, मैं नहीं मैं आपका आपका व्यू जान, इसमें आपके पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं मैं अमित शाह का नहीं, मैं आप मुझे अपने पर्सनल व्यू बताइए। चलिए ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ सावरकर जी को कोट करके, वही किर्लोस्कर आर्टिकल में जो उन्होंने आगे लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ उनको। वी मे फाइंड मेनी पैसेजेस इन मनुस्मृति which can provide valuable guidance to today's problem, but we should accept them because they are beneficial today, not because they were found in an ancient text, and certainly not because Manu's orders are not to be transgressed. But whatever we find in Manusmriti to be harmful or ridiculous today should not be followed. But that does not make मनुस्मृति हार्मफुल और रिडिकुलस। मतलब ये मनुस्मृति देख रहे हो फाइनल भाई, वर्ड ये नहीं कह है। हाँ, मतलब आप ये मनुस्मृति कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एक गिलास जूस में किसी ने अगर पेशाब डाल दिया 4 बूंद तो उसको भी पी जाना चाहिए, ये सोच के किसी सिर्फ 4 ही बूंद तो है, आप ये कह रहे हो ना? नहीं, 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 मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला। मैंने बोला मनुस्मृति, कि मनुस्मृति में खास तौर से उसका जो 9वां और 10वां अध्याय है, आपने पढ़ा है उसको? सर मुझे फिर से देखना पड़ेगा उसको को एक बार अमित जी। देखिए, लेकिन आप मेरा और मैं, सुनिए ना, आपकी और मेरी माएँ जो है ना वो स्त्री है, उसमें स्त्री के बारे में गंदी से गंदी बात लिखी हुई है। आप अगर उसको पढ़ोगे ना तो आप खुद बोल दोगे यार ये फालतू चीजों को मैं नहीं मानता, और ये नहीं हो सकता है कि मैं उस किताब के 5 चैप्टर को फाड़ लूं और बाकी के लागू कर दूं। दूसरी बात है, क्या 2024 में 26 जनवरी 1950 के बाद से आज 2024 चल रहा है, क्या हमारे देश में जहां पे हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मनुस्मृति जैसी किताब की जरूरत है? सर कौन कह रहा है कि मनुस्मृति को फॉलो करना है? सावरकर ने उस 1933 में बोल दिया कि ये फाइनल देखिए वर्ड नहीं है। सावरकर आप नहीं, मैं आपको फिर से, आप सावरकर के ऊपर मेरी स्ट्रीम आप देख लीजिएगा। सावरकर जो है वो पूरी तरह से एक जातिवादी आदमी है, सर समझे? उनके मैंने बचपन से उसमें, हाँ नहीं सुनिए ना, मैंने इसके पहले भी मैंने सावरकर के ऊपर स्ट्रीम करी हुई है जहां पे मैंने उसके खुद के लेख, जो भाषण उसने दिया, उसके आधार पे मैंने बताया है कि ये दरअसल जातिवादी आदमी है। वो सिर्फ हिंदू एकता और ये जातियों को खत्म करने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ये जानता है कि देश का 85% वर्ग जो है वो बहुजन में आता है, उसको लड़ने के लिए एक फौज चाहिए जो कि दरअसल मुसलमानों से जाके लड़ाई करे। आप अगर कहोगे तो मैं फिर से उसको कोट कर देता हूं कहां पे उसने ही कहा है। अमित जी, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनके बचपन से दूसरे समाज से फ्रेंड रहे हैं, और वो सब एक साथ एक जगह जब भी कुछ पंडाल या लगता था वो खाना खाते थे। ये स्पेशल वहाँ की रिक्वायरमेंट थी, ये मैं आपको कोट दिखा सकता हूँ, उनकी जो चलिए मैं आपको ऑटोबायोग्राफी है। दिखा देता हूँ यार, मैं कोई भी बात को बिना रेफरेंस के करता ही नहीं हूँ, क्योंकि सावरकर का जो पूरा जो एक स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ना कि ये सावरकर जो है ये तो बड़े एंटी कास्ट थे, तो चलिए देख लेते हैं भाई। सावरकर, इन सब के बावजूद सावरकर के अपने बयानों और हिंदू सभा के कार्यक्रमों की एक जांच इस बात को एकदम स्पष्ट कर देती कि अछूतोद्धार का उनका कार्यक्रम एक तो हिंदू महासभा द्वारा कभी नहीं चलाया गया, ये वही हिंदू महासभा की बात हो रही है जिसके वो अध्यक्ष थे, बल्कि इस मामले में सनातनियों यानी हिंदुओं की ही चली है। दूसरे, सावरकर के लगातार कमजोर होते वार्षिक आह्वानों के पीछे सारा उद्देश्य उन्हें हिंदू एकता के दायरे में लाके बहुसंख्यक का विशेष अधिकार हासिल करना था। 1940 में
हिंदू महासभा के वार्षिक अधिवेशन में सावरकर तत्काल व्यवहार के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कि आगामी जनगणना के समय, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ना, कि आगामी जनगणना के समय हिंदुओं की जनसंख्या उचित प्रकार से लिखवाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन न करना तथा संदक, गोंड, सिंघल जैसे मूल हिंदू लोगों की जनगणना के समय स्वतंत्र या पहाड़ी टोलियों के रूप में समावेश न करते हुए हिंदुओं के ही रूप में उनका समावेश करना, और इस संबंध में हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य जिस तरह से हासिल हो सकेगा वही सब बातें करना। सावरकर जो है वो ये सारे लोगों को हिंदू फोल्ड में इसलिए लाना चाह रहा था ताकि हिंदुओं की आबादी को कम न दिखाया जा सके। ये 1940 की बात है। ये प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को प्रतिस्थापित कर सत्ता हासिल करना था, और उस सत्ता में इन आदिवासियों की भागीदारी की कोई संभावना नहीं थी। अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करते हुए 1942 के कानपुर अधिवेशन में सावरकर कहते हैं, याद रखिए अस्पृश्यता की समाप्ति का कार्यभार जितना आसान है उतना ही ये हिंदू एकीकरण को मजबूत करने वाला है। समझे? तो दरअसल अस्पृश्यता को क्यों खत्म करना है? ताकि हिंदू एकता और ज्यादा हो सके। अब ये क्यों हो सके, यहां चलते हैं ना। इससे हमें अपने सहधर्मियों की 3 करोड़ की असंदिग्ध फौज मिलेगी। यानी अगर हमने अस्पृश्यता खत्म की तो इससे हिंदू एकता बढ़ जाएगी। अब हिंदू एकता क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें अपने सहधर्मियों की 3 करोड़ की असंदिग्ध फौज मिलेगी जो हिंदुत्व की खातिर अखिल हिंदू झंडे के तहत हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। तो भाई इस फौज को कौन सी लड़ाई करनी है? क्योंकि हिंदू महासभा के कोई भी व्यक्ति तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते जेल गए नहीं। तो सावरकर को यह फौज दरअसल किसके खिलाफ चाहिए? तो अंग्रेज तो शत्रु पक्ष में थे नहीं, तो और सावरकर दूसरे विश्व युद्ध के उस काल में उनके पीछे खड़े हुए थे। सावरकर लगातार ये बोल रहे थे हिंदुओं को कि तुम जाके अंग्रेजों की फौज में जाके शामिल हो जाओ। तो फिर शत्रु कौन है? तो शत्रु थे मुसलमान, जिनसे लड़ने के लिए, या यूं कहें जिन पर सांप्रदायिक दंगों में हमले के लिए दलित आदिवासियों की ये सेना बेहद जरूरी थी। तो दरअसल ये फुट सोल्जर की तलाश में थे भाई सावरकर। ठीक है? सावरकर का जो कास्ट इरेडिकेशन का जो भी कार्यक्रम है वो सिर्फ एक छलावा है। विनय भाई आप ना रेफरेंस, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जो भी बात यहां पे करता हूं बिना रेफरेंस के सामने में बुक दिखाए हुए नहीं करता हूं। अमित जी मैं भी बुक दिखाना चाहता हूं। अभी मैंने आपको दिखाया। मैं इकोज फ्रॉम द पास्ट है सावरकर जी की बुक, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन शो कर सकता हूँ अपनी में? हाँ, क्या उसमें क्या दिखाओगे आप बताओ? उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि जब वो अपने 20s में थे और या अपनी टीन्स में थे तभी से उन्होंने कास्टलेस फ्रेंड्स बनाए थे। उस समय मैं उनका अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आपको था कि 1940 का मैं जो अधिवेशन में भाषण दिया मैं आपको उसको दिखा रहा हूं यार। उनका 20s में क्या करूंगा मैं कि हाँ वो अमित क्यों जी कर यही रहे हैं यही ये तो काम? है। नहीं, यही तो बात प्रूफ होगी कि उनका शुरू से नेचर था कास्टलेस फ्रेंड अरे बनाना तो या नेचर कास्ट क्यों? का भेदभाव अच्छा नहीं ये करना। क्या कह रहे हैं आजाद, पता है एक्चुअली में मतलब आप ये कह रहे हो विनय भाई कि वो अपने 20s से ये चाहते थे कि हम दलित आदिवासियों को सैनिक के रूप में अपने साथ रखें ताकि वो मुसलमानों नहीं, से जाके झगड़ा करें। सैनिक के रूप में साथ में नहीं रहे। वो तो चाहते ये थे तो कि बोल सारा रहे भेदभाव खत्म सावरकर। हो। नहीं, 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 सारा भेदभाव खत्म हो, सब एक साथ रहें। उनके मन में अच्छा यानी तो जो आप ये फीलिंग कह थी। रहे हो, सुनो भाई देखो फिर ये देखिए दोस्तों कि क्या गजब की, फिर ये तो ये और ज्यादा सावरकर को कंफ्यूजिंग, वो जो आजाद आपको ये पता है कि बाबा साहब अंबेडकर का सावरकर के बारे में ये आकलन था कि ये बहुत कंफ्यूज्ड आदमी है, ये बहुत आपने कंफ्यूज्ड है। बताया जिसके विनय बारे सिंह में जी आप ये बात कह भी रहे कर हैं चुके हैं कि सावरकर जो है वो कास्ट को हटाना चाहते हैं आजाद, लेकिन एक तरफ भाई। कास्ट को हटाना है, दूसरी तरफ मनुस्मृति बहुत अच्छी किताब है भाई, ये भी कहना है। बताओ आप अमित ये जी तो मैं खुद ही यार बुक से डायरेक्ट कोट कर दूं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मैं अपने आप बुक में ही। नहीं, 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 मैं बुक से डायरेक्ट कोट कर दूं तो उनकी जो हैबिट्स थी उसके बारे में पता चलेगा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं दिखा दूं स्क्रीन अपनी? अच्छा यार फिर वही बात आ गई, मनुस्मृति को बचाना है और नहीं, कास्ट सिस्टम को नहीं, इरेडिकेट करना है।
मनुस्मृति को नहीं दोनों एक बचाना साथ है, करना है। कांग्रेस के दुष्प्रचार जो आज मोदी जी ने भी ट्वीट करा है, रॉटेन इकोसिस्टम कांग्रेस ऑफ के कांग्रेस, दुष्प्रचार उसके को खिलाफ बोल रहा हूं। हटाना है कि अंग्रेजों की मदद करना है? कांग्रेस का जो रॉटेन इकोसिस्टम है उसकी झूठ की पोल खोलना है। अच्छा, कांग्रेस उस समय किसके खिलाफ लड़ रही थी? सर आज की बात पे डिबेट हो रही है, आज जो स्टेटमेंट दिया गया मतलब है, और नहीं नहीं आज भाई, आज सावरकर की बात हो रही है ना, तो कांग्रेस जो है वो लड़ रही है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अमित जी, और सावरकर लड़ अमित रहा है जी, कांग्रेस के खिलाफ। और अमित जी, दूसरी तरफ, सुनिए ना, दूसरी तरफ उनका शत्रु जो है वो कौन है? बाबा साहब अंबेडकर। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो आपका धर्म छोड़ के जा रहे हैं, आपका धर्म हमें सम्मान नहीं दिया, है ना। और सावरकर कह रहा है कि भाई ये सब बाद में करना, पहले इनको अपने उसमें लाओ ताकि हम इनको फुट सोल्जर बनाएं, ताकि हम दुश्मन से जाके लड़ाई करें। मतलब मुसलमानों से दंगा फसाद करने के लिए कौन जाए? बहुजन समाज के लड़के जाएंगे। और अमित शाह के लड़के क्या करेंगे? आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। अमित जी, एक चीज बताइए, 1933 में जब पैन हिंदू रत्नागिरी में टेम्पल ओपन करा था, तो उन्होंने अंबेडकर जी को बुलाया था कि नहीं? बाबा सावरकर ने। साहब अंबेडकर, नहीं सुनिए ना, क्या बाबा साहब अंबेडकर अभी जो मैंने आपको बताया 1933 के बाद के सावरकर के क्या है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये डॉक्टर अंबेडकर अलग हो जाए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जब उनको काला पानी सजा के बाद जब छोड़ा गया था, तो ये कहा गया था आप कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलोगे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, तो उसके कारण वो तो बहुत सी अंग्रेज से चीजें नहीं पेंशन कर काहे के पाए लिए थे। ले रहे थे? तो सर वो तो उस समय के रीति, सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने लेटर में उनको इस हाइनेस और ये सब कहा था, ये उस समय का एक नहीं तो तरीके से अंग्रेज एक से पेंशन क्यों लेते थे फिर? मतलब और पेंशन किस बात की देता था अंग्रेज उनको? सर फिर देखिए, अगर आप इस बात पे जाएंगे तो आपने नहीं उनकी नहीं, किताब मैं पढ़ी सिर्फ ये होगी। जानना चाहता हूँ सावरकर को पेंशन अंग्रेज क्यों देता था भाई? आपने हम्म, वर्शिपिंग ऑफ द फॉल्स गॉड्स आपने वर्शिपिंग ऑफ द फॉल्स गॉड्स पढ़ी है? मैं उस पूरी किताब को डिबंक कर सकता हूँ, वो हम बाद में करेंगे। सुनिए ना, अभी हम नहीं, एक सिर्फ मिनट, एक सावरकर मिनट, पे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अमित जी एक अभी मिनट, इधर अमित जी उधर एक नहीं, मिनट, एक मिनट। पटरी नहीं हाँ, पटरी इधर नहीं। उधर आप नहीं, मुझे ये मुझे बताइए मुझे सावरकर बोलने से दीजिए। अंग्रेज कौन सा काम कराना चाहते थे कि वो उसको पेंशन देते थे? अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। बताता हूँ। जहां तक ये पेंशन्स को आप एक ऐसा मुद्दा बना रहे हो, अरे ये तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे या अंग्रेजों से लिंक थे। अरे अगर आप मैं ये वर्शिपिंग नहीं ऑफ द कह रहा हूं, फॉल्स मैं कह गॉड्स, रहा हूं कि ऐसा अगर क्या करता था सावरकर जो अंग्रेज से पेंशन लेता था? अंग्रेजों का सर मतलब वो देखिए, सुनिए, आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो कुछ काम से हम्म ही दे रहे हैं ना। सर उस समय तो बहुत से लोग मिनिस्ट्री में थे, डायरेक्ट ब्रिटिश अरे काउंसिल के, वो भी मिनिस्ट्री नहीं पैसा ले भाई, रहे थे। अरे तो सावरकर नहीं मिनिस्टर नहीं था नहीं, क्या? उसको, पैसा लेना होता है। अरे पैसा एक सावर लेना, मिनट, पैसा लेना उसको होता है। उसको घर बैठे क्यों पैसा? भाई जो जो मिनिस्टर ये थे वो विनय भी भाई हम सर्विस लोगों को प्रोवाइड पैसा कर देंगे रहे क्या थे। भाई? जी ये विनय भाई हम लोगों को पैसे दोगे क्या? घर सर, बैठे क्यों पैसा? घर ये बैठे बात क्यों? कैसे हुई? हाँ, घर बैठे कोई पैसा दोगे आप क्या हमें, बिना किसी पर्पस के? नहीं, अगर पैसा किसी से मिल रहा है, तो अगर उस पैसे को आप गलत मान रहे हो, तो या हर फॉर्म में इसका कॉन्टेक्स्ट ना दो नहीं फिर तो आप। भाई बहुत वही सारे तो कह रहा हूँ मिनिस्टर्स कि ब्रिटिश आप बिना काउंसिल में किसी पैसे ले पर्पस रहे के थे। हम लोगों को पैसे नहीं ज्योतिलाल दे नेहरू सकते। लॉयर थे। नहीं, नहीं भाई सर, आप अगर बिना, देखिए डबल अरे हर स्टैंडर्ड किसी नहीं का बिना है। काम पर्पस के होता है ना पैसा भाई। क्यों मिलता था? क्यों देगा भाई कोई पैसा बिना काम के? यही तो पूछ रहे हैं मिस्टर, सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? क्यों भाई? पैसा अगर मिलना गलत है, तो फिर वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मिलना गलत है। बिना काम के क्यों? मतलब मैं पूछ रहा हूँ बिना अंग्रेज काम की के? क्या मतलब अंग्रेजों का क्या काम करते थे? आई विल हैव टू लुक इनटू दैट मैटर। अरे देखिए अमित जी देखिए, उन्होंने अच्छा, गाय खाते हो क्या आप? गाय? मैं नहीं नहीं, मैं बाय चॉइस वेजिटेरियन हूँ। और जो लोग गाय खाते हो कैसे होते हैं? खाने दो। नहीं, अच्छे होते हैं कि बुरे इंडियन होते हैं? इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो गाय को बचाना है, लेकिन अगर वो फिर भी खाना चाहते हैं तो खाओ। तो ये बात आप अपने हिंदुओं को क्यों नहीं बताते कि सावरकर तो बोलता था भाई खाओ? हम्म देखिए, है? मेरा मेन मुद्दा, तो फिर देखिए नहीं मैंने, क्यों मार देते हैं यार फिर आपके? मतलब वो तो जो गौ सेवक घूम रहे हैं। देखिए अभी हम लोग डिरेल हो रहे हैं टॉपिक से। मेरा टॉपिक था अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, और आप भी नहीं बता पाए उन्होंने क्या गलत कहा है। आपने खाली पास्ट यार को आप कोट करा बात है ही कि नहीं अरे समझ रहे हो। ऐसे। मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जो है वो मतलब जो सावरकर को मानने वाला व्यक्ति है वो बाबा साहब अंबेडकर के विषय में इस तरह से अपमानजनक तरीके से कैसे बात कर रहा है?
तो सर आप एक चीज बताइए, अमित चलो शाह एक जी और ने और चीज, मोदी, अच्छा सुनो, नहीं नहीं, एक सुनो मिनट ना, एक मिनट एक चलो मिनट, चलो ऐसे आप करते महू हैं, के मेमोरियल सुनिए, गए हो? आप महू के मेमोरियल गए हो? बाबा साहब के जन्मभूमि पे एक मैं गया हूँ। एक आप एक गए हो? मिनट एक सुनो, मिनट में मुझे बात करने दीजिए, मुझे अरे बात करने यार दीजिए रुको प्लीज। रुको रुको प्लीज, एक मिनट रुक जाओ। चलो इन्होंने कहा कि भाई सावरकर को ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो पेंशन का पैसा क्यों देते थे अंग्रेज, एक और तथ्य को सामने लाते हैं ना आजाद, आज ये पूरा बिल्कुल सावरकर की चड्डी खुल जाएगी भाई। क्या सावरकर सीआईए के लिए काम करते थे क्या आजाद, ये वाली बात पता है? नहीं पता सर मुझे भाई, 1980s बताइए में हाँ, बहुत सारी बुक एक लिखी हैं, मिनट और उनको, भाई, मेरे विनय भाई प्लीज, लोगों के सामने में पूरी बात आने देते हैं ना। ओके ओके ओके। हाल ही में डीक्लासिफाइड हुए कुछ सीआईए फाइल्स खंगालते हुए उनमें सावरकर का नाम मिला है। 27 जून 1961 की फाइल संख्या SR/2 B61-292 एक सीआईए एजेंट रॉबर्ट टी गोफोर्थ की सीआईए की किसी दूसरे अधिकारी के साथ बैठक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में गोफोर्थ, ये गोफोर्थ कौन है? सीआईए का एक एजेंट है, अपने विभिन्न संपर्कों की जानकारी दे रहा है, वो अपने सोर्सेस के बारे में बता रहा है किसी दूसरे अधिकारी को, जिसको ये पूरी तरीके से, ये जो मीटिंग है इसके नोट्स बने हैं, ये पहले क्लासिफाइड थे, अब ये डिक्लासिफाई हुए हैं। ये मीटिंग किस दिन हुई? 27 जून 1961 के दिन हुई है। इसमें क्या लिखा है देखिए, गोफोर्थ फिर अपने उन संपर्कों के बारे में बताने लगा जो उसने संयुक्त राष्ट्र के एफ्रो एशियन डेलीगेट्स के साथ विकसित किया है। ये संपर्क एक भारतीय पत्रकार विनायक दामोदर सावरकर के माध्यम से स्थापित हुए हैं, जो बाल्टिक इंस्टीट्यूट के लिए लिखते हैं। ये संस्था प्राथमिक रूप से मूलतः गोफोर्थ और लिथुआनिया के राष्ट्रवादी तत्वों के नेता विंसेंट रॉसटेंट्स पर आधारित है। गोफोर्थ ने उन फायदों पर जोर दिया जो लगता है कि वो एफ्रो एशियाई लोगों से इस तरह के निजी अप्रोच से हासिल कर सकता है, जैसे संपर्क वह एफ्रो एशियाई लोगों से बनाने में सफल हुआ है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी कोशिश छोटी स्तर की होनी चाहिए ताकि एफ्रो एशियाई लोग डरे नहीं। रॉस्टेंट्स के बारे में बात करते हुए गोफोर्थ ने कहा कि वो अच्छा आदमी है और उसकी अनुशंसा मेहनती आदमी के रूप में की जो चीजों पर वस्तुगत रूप से बात कर सकता है। फिर वह विस्तार से बैठकों की एक कड़ी के बारे में बताने लगा, जिसमें पहली 9 अप्रैल रविवार को हुई थी। इस अवसर पर सावरकर ने घाना के 2 लोगों को बुलाया था, जिसमें काउंसिल जनरल भी शामिल था, नाइजीरिया के 2 लोग और सेनेगल का एक व्यक्ति जिसका नाम सॉल था, जो फर्स्ट सेक्रेटरी था। इनमें सावरकर के अलावा जो इकलौता अन्य व्यक्ति था वो था सावरकर की खुद की पत्नी। इस डिनर पर बातचीत कम्युनिज्म तक पहुंची और बाल्टिक राज्यों पर भी। अगले दिन सावरकर को घाना के राजदूत से एक फोन आया, जिन्होंने उन्हें एक डिनर पे बुलाया जिसमें सीलोन और लाइबेरिया के राजदूत भी शामिल थे। जाहिर तौर पर घाना के काउंसिल जनरल ने, जो पिछली रात के डिनर पर सावरकर के घर पे मौजूद थे, पिछले दिन हुई बातचीत का जिक्र घाना के राजदूत से किया। सावरकर से विस्तार पर कम्युनिज्म पर उनका रवैया और वो क्यों कम्युनिज्म के खिलाफ लेख लिख रहे हैं ये पूछा गया। सावरकर ने बताया उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में अपने कुछ अमेरिकी दोस्तों और बाल्टा के लोगों से जानकारी हासिल की है। अफ्रीका ने उस अफ्रीकी ने तब उनसे पूछा कि क्या वो घाना और लाइबेरिया के बारे में लिखना चाहेंगे, जिसके बारे में सावरकर ने कहा कि उन्हें ऐसा करके बहुत खुशी मिलेगी। और फिर उसके बाद सावरकर जो है ये लगातार कम्युनिज्म के खिलाफ किसी सीआईए एजेंट के कहने पर अफ्रीकन कंट्रीज में छपने वाले जो अखबार हैं उसमें लेख उन्होंने लिखना चालू किया। और इसके लिए सावरकर जो है वो बकायदा पैसे भी लेने लगे भाई, पैसे लेने लगे तकरीबन $65। ये देखिए, सावरकर पूना में केसरी नामक हिंदू अखबार का संवाददाता है, उसके साथ वो बाल्टिक संस्थान के लिए काम करते हैं और आमतौर पर वो हर हफ्ते कम्युनिज्म के किसी पहलू को छूते हुए एक लेख लिखते हैं। ये लेख फिर अफ्रीका और एशिया के 168 अलग अलग प्रकाशनों में भेजा जाता है। गोफोर्थ ने बताया, ये गोफोर्थ कौन है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये एक सीआईए एजेंट है ना। गोफोर्थ ने बताया कि आमतौर पर इन प्रकाशनों से 5 से 3 क्लिपिंग हर महीने आती है जिसमें वो लेख पर बात होती है। उसने जोड़ा कि हालांकि इसमें और भी जगह शामिल नहीं है जहां इस लेख का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अक्सर ये कई संपादकीय और फीचर लेखों के लिए
आधार का काम करता है, जिसमें सावरकर को श्रेय नहीं दिया जाता। गोफोर्थ ने जोड़ा कि बाल्टिक संस्थान एक फ्री यूरोप प्रोजेक्ट है जो कि जल्दी बंद होने वाला है। उसने ये बताया कि वर्तमान में इसके लिए सबसे बड़ा खर्च जो हम कर रहे हैं वो है हर हफ्ते जो सावरकर लेख लिखते हैं, इसके लिए उन्हें पर वीक, प्रति सप्ताह $75 दिया जाता है। किसके द्वारा? गोफोर्थ के द्वारा। गोफोर्थ कौन है? सीआईए एजेंट। यार ये सावरकर के सीआईए के लिए काम कर रहे थे, उनके कहने पे लेख लिख रहे थे। अब मैं आंसर दूं? हाँ प्लीज मुझे अनइंटरप्रेटेड बोलने दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। पहली बात, सावरकर के जो रोल मॉडल थे वो शायद जियुसेप्पे मजीनी थे, है ना? तो उनका सीक्रेट सोसाइटीज की मदद से अपना ऑब्जेक्टिव को पहुंचना, वो उनका शुरू से उनका एक वर्किंग प्रोसेस था, राइट? तो इसलिए वो एक बार लेनिन से भी मिले थे और मेरे पास सारे रेफरेंस हैं। आप चाहो तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, भाई, मैं पेज बाय आपसे पेज। पूछ रहा हूँ, एक सीआईए मिनट, एक मिनट। एजेंट के कहने पे ये सावरकर लेख क्यों लिख के उनको दे रहे थे जो सीआईए आगे चल के प्रकाशित करवा रही थी? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। उस समय के वर्ल्ड $75 में, हर हफ्ते लेके। 1 मिनट, 1 मिनट अमित जी, मुझे इस बारे मैटर पे एक बार मुझे ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको उनकी वर्किंग मॉडस ऑपरेंडी बता रहा हूँ। वो शुरू से जियुसेप्पे मजीनी का जो मॉडल था उसको फॉलो करते थे। उन्होंने ब्रिटेन में भी जाके मैं बहुत फिर सारे ऐसे आप लोगों से कहीं चले नेटवर्क। गए भाई। मैं नहीं, मैं नहीं, 1 मिनट, उनकी 1 मिनट, महानता के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि नहीं, आपने ऐसा सीआईए। क्या था सावरकर को पैसे की जरूरत जो $75 पर वीक लेके सीआईए के एजेंट को कम्युनिज्म के खिलाफ लेख देते थे, जो 168 अलग अलग पब्लिकेशंस में छपवाता था वो सीआईए एजेंट। अच्छा, ठीक है, कम्युनिज्म के हाँ, खिलाफ लिखते थे, तो इसमें गलत क्या है? तो पैसा क्यों लेते थे सीआईए से? तो कम्युनिज्म के खिलाफ तो सीआईए अगर पैसा दे रहा है तो नहीं, कम्युनिज्म के नहीं, खिलाफ ही लिख रहा कम्युनिज्म है ना? खिलाफ लिखना इसके खिलाफ चाहिए क्यों ना लिख रहा भाई। है? नहीं, सीआईए से पैसा क्यों लेते थे, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, उस समय और देखिए इसकी और और निटी-ग्रिटी। और 1 सुनो मिनट, ना, 1 मिनट, नहीं नहीं 1 नहीं, मिनट, सुनो ना, 1 और मिनट। सीआईए उनके लेखों को छपवाती क्यों थी? हाँ, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि इसकी निटीज़-ग्रिटीज़ क्या है वो मुझे एक बार देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कम्युनिज्म के खिलाफ लिख रहे हैं तो किसी का क्या जा रहा है? कम्युनिज्म के खिलाफ लिखना चाहिए ना, मैं वो थोड़ी ना बोल रहा हूँ, लेकिन सीआईए से पैसा लेके क्यों लिखते थे? सर अम्बेडकर जी भी कम्युनिज्म को कई बार क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। अरे मैं, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। सीआईए से पैसा लेके सावरकर क्यों कम्युनिज्म के खिलाफ लिखते थे, ये पूछ रहा हूं मैं। तो एक अच्छा चीज़ बताइए, चलो, अगर ऐसा इस छोड़ चीज़। दो, छोड़ दो, सुनो, हाँ, ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूं मैं। कम्युनिज्म के खिलाफ कोई भी लिख सकता है भाई, वो तो एक एक विचारधारा है, ठीक है। क्वेश्चन रीफ्रेज, सावरकर सीआईए से पैसा लेके क्यों आर्टिकल लिखते थे जिसको सीआईए आगे चल के 168 पब्लिकेशंस में प्रकाशित करवाती थी, ये पूछ रहा हूं। चलो ओके, भाई। मैं आंसर देता हूँ। हम्म। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो जब तक आप देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हो। कम्युनिज्म के खिलाफ लिखना देश के खिलाफ नहीं है। और अगर सीआईए उनको पैसे दे रहा है तो उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो अच्छा आर्टिकल प्रभावित करने वाले लिख पाएँ, तो वो उनकी सेवाएँ ले सीआईए से रहे हैं। पैसा लेके करते थे ना, मतलब। ये मुझे नहीं पता उसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं फेस मैंने तो वैल्यू पे फाइल आपकी बात नंबर का के आंसर दे साथ रहा में, हूँ। अच्छा दोस्तों हैं जितने देख रहे हैं भाई, बताइए, मैं पूरे रेफरेंस से बताया ना, फाइल नंबर कहां से डिक्लासिफाई हुआ, कौन से दिन वो मीटिंग हुई, उसके मिनट्स हैं, उसमें कौन दो लोग बात कर रहे हैं, जो सीआईए एजेंट है खुद ही बता रहे हैं। मैं हाँ, $75 इसको देके इससे लेख लिखवाता हूँ। अमित जी, वर्शिपिंग ऑफ द फॉल्स गॉड में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, मैं उसको भी ऐसा फेस वैल्यू नहीं लेता हूँ। लेकिन हम ये करेंगे ना रेफरेंस उस लाए पे भी जा बात। सकते हैं। मैं उसके एक एक, यार आप ना, हम अपने कॉलेज डेज में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड को हम डिबंक कर चुके हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। नहीं, नहीं, ये नहीं बोल ठीक रहा हूँ। है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ी चीज़, नहीं, 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 ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ बड़ी। आपने बोला भाई, कि मैं आपने आपसे रेफरेंस के सिर्फ साथ ये बोल बताया। रहा हूं, देखिए सुनिए ना विनय भाई, मैं उसी मुद्दे पे वापस आता हूं जहां से आपने शुरू किया। अमित शाह का 11 सेकंड का क्लिप काट के डालना नहीं डालना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो सावरकर जो पहले अंग्रेजों से पेंशन लेता था, फिर सीआईए से पैसे लेके उसने लेख लिखे, वो सावरकर जो भारत के संविधान को पूरी तरह से मानता भी नहीं था, मनुस्मृति को बहुत बड़ी चीज मानता था, उसका पूरा काम ये था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा करते रहो। 1940 के अधिवेशन में, 1937 के अधिवेशन में, अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन में उस सावरकर ने इस देश के विभाजन की बात करी है। ऐसे सावरकर
और गोलवलकर जो कि मनुस्मृति को बड़ी महान किताब मानता था, जो भारत के संविधान को बोलता था इसमें तो कुछ हमारा है ही नहीं, और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इन के विषय में इन लोगों की क्या क्या राय थी, ये सारी चीजों को मानने वाला जो शख्स है अमित शाह, उसके मुंह से मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के विषय में, जिन्होंने इस देश में एक दरअसल सामाजिक न्याय की क्रांति की शुरुआत करी, यार बाकी छोड़ दो, अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, इतनी जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये आप मुझे नहीं करने देते, ये देश एक हिंदू तालिबान बन जाता। ठीक है, तो जैसे वहां पे करते हैं ना कि जैसे ही आपने पॉपुलर बात अगर नहीं करी तो वो तो सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं, तो इस देश में मुझे लगता है भाई कि जो न्याय की बात करता, तर्क की बात करता, उसका गला घोट दिया जाता। हमको ये ताकत भाई मिलती है किससे? डॉक्टर अंबेडकर से। उनकी जो उनके द्वारा बनाया हुआ संविधान मुझे ताकत देता है, मुझे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है यार। खत्म कहानी। मैं लाइन बाय लाइन आंसर देता हूँ आपके सारे पॉइंट्स का। आपने पहले बोला कि विनय भाई थोड़ा सीआईए वाला देख लेना ना, फिर बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, बैंड भी करेंगे। चलो सीआईए वाला पहले देख लेना आप। अमित जी, लेकिन लास्ट बात ये ध्यान रखिए कि बीजेपी ने ब्राह्मण को लात मार के उड़ीसा से एक एसटी से आने वाले व्यक्ति को सीएम बनाया है। यार मैं बीजेपी को तब इतना मानूंगा जब एक ब्राह्मण को लात मार के वो आरएसएस के प्रमुख से, जो सरसंघ चालक पद से हटाएंगे। हाँ तो बस वो वाला जरूरी है, बस वो वाला जरूरी। चलो विनय भाई, पहले वो सरसंघ चालक तक आए थे ना, सरसंघ चालक मेन है भाई, पहले वहां से हटाओ, ब्राह्मण को लात मार के पहले वहां से भगाओ। हाँ यार ऐसा करे ना, इतनी इन लोगों में सावरकरवाद इतना इनमें घुस गया है ना, तो सरसंघ चालक मेरी किसी दलित बहन को बनाए, चलो